अर्पित नीट बैच के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आशुतोष पांडे और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास के बारे में, मोल्स के बारे में। आपको समझाऊंगा ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा समझते हो ना, बातचीत करेंगे, डिटेल में समझेंगे और भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना। तो देखो भाई, अपना जोश मीटर हाई रखो। जोश मीटर क्या होता है? एक ऐसा मीटर होता है जो आपके जोश को बताता है, और इस मीटर की स्पीड और फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है वो आप डिसाइड करोगे। तो अपने जोश मीटर को बिल्कुल पीक पे रखो मेरे भाई। और आओ समझते हैं कि आज की क्लास में किन किन बातों को पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में कि भैया ये क्या होते हैं। एटॉमिक मास की पूरी चर्चा करेंगे, कितने तरीके के एटॉमिक मास होते हैं, कौन कौन से एटॉमिक मास हमको पढ़ने हैं, इन बातों पे अपनी चर्चा करेंगे। साथ साथ में हम अवोगैड्रो नंबर को देखेंगे। अवोगैड्रो कौन है भाई? अवोगैड्रो अपने टाइम के बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं। ये इन्होंने एक नंबर के बारे में बताया था, उसको भी देखेंगे। साथ साथ में हम देखेंगे मोल की कहानी कि ये मोल क्या होता है। वो मोल नहीं जो यहाँ पे होता है, ये हाँ, ये वाला मोल नहीं, ये अलग मोल है, ये केमिस्ट्री वाला मोल है, ठीक है भाई। तो इन सारी चीजों को आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दो यार, बहुत दिन हो गया हमारी आपकी बात नहीं हुई है। आप मुझे बता दो आपकी पढ़ाई क्या बढ़िया चल रही है, मस्त प्रिपरेशन चल रही है, नीट की प्रिपरेशन क्या टॉप पे है। भाई ये चीज मेरा आपसे, ये चीज मुझे आपसे पूछनी है, तो ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना। चलिए भाई, बिना किसी डिले के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास का। अब देखो भाई, अच्छा इससे पहले एक चीज बताओ, ये जो दोनों फिगर्स बने हुए हैं, जो दोनों इमेज है, क्या आपको दिख पा रही है? ये चीजें देख पा रहे हो आप? क्या आप लोगों ने ऐसी इमेज देखी है कहीं बचपन में भी? ये देखो क्या है, ये जानते हो क्या है? इसको आज समझाऊंगा कि क्या होता है। और ये देखो मास स्पेक्ट्रोमीटर, इससे चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। अब ये सब क्या बातें हैं आज की क्लास में समझ में आएंगी भाई, हाँ तो तैयार रहो। चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो आज मास्टर तुम्हारे लिए कितनी खूबसूरत स्लाइड लेकर के आया है, क्या मस्त कंटेंट भाई, है ना। तो आज तुम्हें मजा आने वाला है भाई। चलो शुरुआत करते हैं आज आज की इस क्लास का। सबसे पहली बात हम क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में? आज की क्लास की शुरुआत होगी डेल्टन एटॉमिक थ्योरी से। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेल्टन। उन्होंने कहा कि ये जो पूरा संसार है, जो पूरी दुनिया है, ये सब मैटर है। क्या है? मैटर। मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसका अपना मास होता है और जिसको रखने पे वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे हम मैटर बोलते हैं। जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, जितनी भी चीज आप अपनी आंखों से देख पा रहे हो, ये सब मैटर है। अब एक सवाल उठा कि सर अगर ये सब कुछ मैटर है, तो ये मैटर बना किस चीज से? कौन सी ऐसी चीज है जिसने इस मैटर को बनाया है? ये मैटर बना किस चीज से? इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए डेल्टन साहब ने एक थ्योरी दी, जिसका उन्होंने नाम दिया डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। केमिस्ट्री की दुनिया में ये जो थ्योरी थी बहुत फेमस हुई। इसी की वजह से आज हम केमिस्ट्री की डीप अंडरस्टैंडिंग कर पाए, है ना। आज अगर हम डीप अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री की कर पा रहे हैं, तो उसका एक रीजन है, वो है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये डेल्टन एटॉमिक थ्योरी कुछ पॉइंट्स को बोलती है। उन पॉइंट्स को पहले मैं लिखूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। पहला पॉइंट डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का क्या है कि देखो, ये कहते हैं कि मैटर इज मेडअप ऑफ ये जो मैटर होता है, जितनी भी चीजें आप अपनी आंखों से देखते हो, सब मैटर है। चाहे ये मार्कर हो, आपकी दीवार हो, टेबल हो, चेयर हो, कोई भी चीज हो, ये सब मैटर है। अब ये किससे मिलकर के बना है? मैटर इज मेडअप ऑफ स्मॉल अनडिविजिबल पार्टिकल्स। ये छोटे छोटे अनडिविजिबल पार्टिकल्स से मिलकर के बना है। अनडिविजिबल मतलब जिसको और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो ऑलरेडी इतना छोटा है कि उसको हम डिवाइड नहीं किया जा सकता है। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल अनडिविजिबल पार्टिकल नॉन एज एटम्स, जिसे क्या बोलते हैं भाई? एटम्स बोलते हैं। यानी डेल्टन साहब ने बताया कि जो खूबसूरत दुनिया आप देखते हो, ये जो प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर मैटर आप देख रहे हो, जितनी भी चीजें अपनी आंखों से देख पा रहे हो, ये सब बनी है एटम से। और ये जो एटम है ना, इसको आप और डिवाइड नहीं कर सकते हो। ये एक अनडिविजिबल पार्टिकल है ना। ये सबसे छोटा पार्टिकल है। जब कोई चीज कहा जाएगी किसी को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, इसका मतलब ये साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो एटम है ना, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। इनका यही कहने का मतलब था कि जो एटम है ना भैया, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का। ये बात डेल्टन साहब बोलना चाहते थे।
कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका भाई साहब, मैटर का। अब देखो यार, बहुत पहले की बातें हैं, तो अब तुम ये एक्सपेक्ट मत करना कि कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई जाएंगी। आज हमको आपको सबको पता है कि ये बातें सच है कि मैटर एटम से मिलकर के बना है, लेकिन उस समय ये बात बताना बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि भाई जितनी भी चीजें आप देख पा रहे हो, जो मैटर है वो एटम से मिलकर के बना है, और जो एटम है इनडिविजिबल है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हम तोड़ नहीं सकते। डेल्टन साहब का मानना था भाई साहब कि एटम को ना हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब अगर तुम्हारे पास ये ताकत हो जाए कि तुम एटम को बनाने लग जाओ और एटम को खत्म कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, तो तुम आओ अच्छा ये दुनिया को मैं खत्म कर दूंगा, तुम ऑक्सीजन के एटम्स ही गायब कर दो। अब भाई जब ऑक्सीजन के एटम्स गायब कर दोगे तो क्या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, क्या ऑक्सीजन गैस रहेगी, नहीं रहेगी, खत्म। तो आपके पास में ताकत थोड़ी है कि आप किसी एटम को बना दो, कोई एटम आप बना नहीं सकते हो और ना किसी एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ये ताकत आप में नहीं है, ये डेल्टन साहब ने बोला। नहीं तो हम एक नया, अभी तक 118 एलिमेंट डिस्कवर है, पता लगे हम लोग रोज एक नया एलिमेंट बनाते, तो हम नहीं बना सकते, ये सब हमारे बस की बात नहीं है। तो डेल्टन साहब का कहना था कि भाई देखो, ये जो एटम होता है ना, जिससे पूरी दुनिया बनी है, जो इंडिविजिबल है, इसको ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना इसको आप बना सकते हो। अब हो सकता है तुम में से किसी के पास इतनी ताकत हो कि वो एटम को बनाए, पर भाई एटम को नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड है और नॉट डिस्ट्रॉयड, और ना इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अच्छा मास्टर, हाँ भैया तुम्हारे पास ये क्षमता नहीं है, पता लगे तुम रोज एक नया एलिमेंट बनाओ और रोज किसी ना किसी एलिमेंट को स्वाहा, खत्म, टाटा बाय बाय फिस। हाँ, अरे तुम्हारे हाथ में अगर सब कुछ दे दिया जाए कि तुम ही सर्वोपरि हो, तुम्हें ही सब कुछ करना है, पता लगे तुम किसी को भी उड़ा दो, हैं, तुम कहो अच्छा ऑक्सीजन से सब लोग सांस लेते हैं, तो मैं एक काम करता हूं, मैं ऑक्सीजन गायब कर देता हूँ। अभी तुम लोग इतने दुष्ट हो, इसी वजह से भाई डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये बात बताई गई है कि एटम को आप क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। हाँ, समझ रहे हो बात को। तो ये सारी बातें जो है वो बताई गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मान लो आप किसी एलिमेंट को देखते हो, है ना, जैसे ऑक्सीजन का एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन का एलिमेंट ना, ऑक्सीजन के अंदर छोटे छोटे एटम्स बने होंगे, छोटे छोटे ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, कई सारे एटम्स ऑक्सीजन के मिले होंगे, तब जाकर के एक ऑक्सीजन का एलिमेंट बना होगा, है ना। अब भाई ऑक्सीजन के एलिमेंट में ऑक्सीजन के ही तो एटम्स होंगे। अगर ये नाइट्रोजन के एलिमेंट है तो नाइट्रोजन का एलिमेंट है तो नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन के एटम्स होंगे। ऐसा थोड़ी है कि नाइट्रोजन के एलिमेंट के अंदर ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, कॉमन सेंस की बात है। तो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी ये कहती है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर। एक सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं सिमिलर होते हैं। सिमिलर मतलब जो जितने भी एटम्स होंगे ऑक्सीजन के अंदर वो सिमिलर होंगे, उनकी शेप और साइज सब फिक्स होगी। तो ये कहता है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैं। जैसे मान लो कि कहते हैं ना कि अरे भैया लड़का तो उन्हीं का है ना, लड़कवा तो उन्हीं का है ना, तो लड़कवा उन्हीं का है, इसका क्या मतलब है, लड़का उन्हीं का मतलब उनका ब्लड है, तो जैसा उनका सोच, माइंडसेट, थिंकिंग, वैसे उनका भी होगा। आजकल लोग कहते हैं अरे बच्चा तो उन्हीं का है ना, तो बच्चा उन्हीं का है मतलब क्या, बच्चा उन्हीं मतलब उनके सारी गुण दोष सब उस इंसान में भी होंगे, है ना, समझ रहे हो बात को। हाँ, तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जो होते हैं आर सिमिलर, ये क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जब मैं बोलता हूं सिमिलर, सिमिलर मतलब जैसे तुम कहते हो कि तुमसे तो मेरी वाइब मिलती है, वाइफ नहीं बे वाइब, तुमसे तो मेरी वाइब मिलती है, जिससे भी तुम कहते हो बेटा समझदार तुम हो, तुम क्या कहते हो कि तुमसे मेरी वाइब मिलती है, तुम्हारी थॉट्स, तुम्हारी हमारी केमिस्ट्री जम रही है, तुम्हारा भी नाम ए से है, हमारा भी नाम ए से है, तुम जिस कॉलेज में पढ़ते हो उस कॉलेज में हम भी पढ़ते हैं, सोचो नेचर ने हमको एक क्लास में मिलवा दिया, करिए कहीं के। तो तुम सिमिलर दिखाने की कोशिश करते हो, पर जो एक एलिमेंट होता है जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जितने भी एटम्स हैं भैया ये एक जैसे हैं। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर। सिमिलर किस में होंगे, इन शेप एंड साइज, शेप और साइज में भी सिमिलर होंगे, है ना। अब भैया मान लो नाइट्रोजन का एलिमेंट है, तो नाइट्रोजन का एलिमेंट नाइट्रोजन के एटम से मिला होगा, है ना, तो भाई ये बात तो सही है। लेकिन अगर मैं ये कहूं क्या ऑक्सीजन के अंदर जो एलिमेंट है वो नाइट्रोजन के एलिमेंट, क्या जो ऑक्सीजन एलिमेंट के अंदर एटम्स हैं वो नाइट्रोजन एलिमेंट के अंदर भी एटम्स होंगे, नहीं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑक्सीजन का जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के ही एटम से मिलकर बना है, नाइट्रोजन का जो एलिमेंट है भैया वो नाइट्रोजन के एटम से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। अब मैं एक बात लिखने जा रहा हूं, उसको ध्यान से समझो।
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिसिमिलर। ये सिमिलर नहीं होते हैं, आर डिसिमिलर। मतलब सर क्या है कि भैया ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन के एटम्स होंगे, तो इनकी शेप साइज कुछ अलग होगी, है ना, और इनकी शेप साइज कुछ अलग होगी, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो जब डिफरेंट टाइप के एटम्स को कंपेयर करोगे तो वो डिसिमिलर होंगे, लेकिन एक सेम एलिमेंट के एटम्स को देखोगे तो वो सेम होंगे। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर, है ना। अब भैया ऑक्सीजन के एटम्स कुछ दूसरे तरीके के होंगे और नाइट्रोजनवा के एटमवा जो होगा वो कुछ और तरीके का होगा। तो ये बातें डेल्टन साहब ने बोली थी। चलिए भाई अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, और इसमें हम देखेंगे कि जो मैटर है ना, ये जो एटम से मिलकर के बना हुआ है, इसकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से की जाएगी, मैटर को का डिवीजन किस तरीके से किया जाएगा, है ना। जैसे मान लो कि कोई घर है, अब किसी घर में कितने बच्चे हैं, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, उसको हम क्लासिफाई कर देते हैं कि भैया उनके 2 बच्चे हैं, राम लोटन के 2 बच्चे और राम लखन के 3 बच्चे, राम लोटन के 2 बच्चे हैं और उनके बच्चों के 2 बच्चे हैं, ऐसे पढ़ते हो ना। तो ऐसे जो मैटर होता है, ये जो खूबसूरत सी दुनिया आप देखते हो, सब मैटर है, ये बना किससे, एटम से मिलकर के बना है। अब इस मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक जो मैटर होता है भाई, उसकी क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से की जाती है। इसके 2 तरीके से क्लासिफिकेशन की जाती है। क्लासिफिकेशन अगर आप मैटर की बात करूं तो एक इसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन होती है। फिजिकल मतलब समझते हो, बहुत समझदार हो बेटा तुम। हाँ, तो एक फिजिकल क्लासिफिकेशन की जाएगी और एक बेटा इसकी केमिकल क्लासिफिकेशन की जाएगी। तो भैया केमिस्ट्री में ना फिजिकल और केमिकल दोनों चीजों को लेकर के चलते हैं। तो मैटर को अगर मैं क्लासिफाई करूं कि भाई मैटर की क्लासिफिकेशन किस तरीके से की जाएगी, तो मैटर की क्लासिफिकेशन एक फिजिकल तरीके से की जाएगी, एक केमिकल। अगर फिजिकली मैटर को मैं क्लासिफाई करूं तो बचपन से आपने पढ़ा है इसको किन किन पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सेकेंड क्लास के बच्चे से पूछो भैया बताओ मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन, बता देगा सॉलिड, लिक्विड, गैस। 2 और होती हैं हमारे सिलेबस में, खैर नहीं है, चाहो तो आप जान सकते हो, बोस आइंस्टीन और प्लाज्मा, है ना। हमको पढ़ना नहीं है, हमको जो पूरी स्टडीज करनी है अपनी ना, वो यहीं तक करनी है। कहां तक, सॉलिड, लिक्विड, गैस तक, यहीं तक हमारा काम फाए फाए होगा। फाए फाए मतलब यहीं तक हमको पढ़ना है, इसके बियॉन्ड हमको नहीं जाना अंकल, जाना ही नहीं है। क्यों जाना चाहोगे, जब जाना ही नहीं है तो क्यों जाना भाई, बोलो। अच्छा, लेकिन अगर मैटर की मैं केमिकल क्लासिफिकेशन करूं, जी मास्टर, इसमें कुछ मजा आएगा। तो केमिकली अगर मैं मैटर को क्लासिफाई करूं तो एक करूंगा प्योर में, प्योर सब्सटेंस। प्योर मतलब शुद्ध, शुद्ध देसी घी, हाँ प्योर है। जैसे तुम्हारी मम्मी कहती हैं, तुम्हारी देखो भैया आंटियों का क्या रहता है, आजकल के इंडियन इंडिया क्या बोलती हैं, कहती हैं मेरा बच्चा तो सबसे अच्छा है, मेरा बच्चा तो गऊ है, वो तो किसी से लड़ाई नहीं करता, वो किसी से झगड़ा ही नहीं करता है। अब बाहर निकले आंटी, तुम्हारा जो रूप है ना बेटा बाहर, बाहर की दुनिया का, वो तुम्हारी मम्मी देखें तो वो भी सोचेंगे क्या ये मेरा ही बच्चा है, ये मेरा ही बच्चा है। तो सबको लगता है कि हमारा वाला तो सबसे बेस्ट है। सबको लगता है कि हमारा वाला सबसे बेस्ट है। हाँ, लेकिन जब पत्ता कटता है तो समझ में आता है इसमें मिलावट थी। तो देखो जो मैटर होता है उसकी केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे तो एक करेंगे प्योर सब्सटेंस में और एक करेंगे इम्प्योर सब्सटेंस में। किस में करेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस में। और ये जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है इसको हम कहते हैं मिक्सचर। क्या कहते हैं बाबू, बाबू मिक्सचर। भाई कोई इम्प्योर है मतलब उसमें मिलावट है, उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। ओके बाबू, इम्प्योर सब्सटेंस। अब देखो भाई ध्यान से देखो, मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन अगर करेंगे तो 2 तरीके से करेंगे, एक प्योर सब्सटेंस, एक इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में कौन कौन आता है, प्योर सब्सटेंस में आते हैं आपके एलिमेंट साहब और कंपाउंड साहब। कौन कौन साहब, एलिमेंट साहब और कंपाउंड साहब। यानी जो एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं इनको हम प्योर सब्सटेंस के अंदर रखते हैं, ये भैया शुद्ध होते हैं जी। और इम्प्योर सब्सटेंस यानी मिक्सचर में 2 चीजें होती हैं, एक को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, जैसे नमक पानी ये सब आपस में डिजॉल्व है ना, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है। अब जैसे नमकीन और पनीर की सब्जी ये सब हेट्रोजीनियस है। हो सकता है तुम खाओ तुम्हारी किस्मत खराब हो, तुम्हें पनीर ना मिले, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो कुल मिलाकर ये सब बातों पे हम चर्चा करेंगे, पर अभी आपको समझना है कि जो मैटर होता है
उनकी एक फिजिकल क्लासिफिकेशन की जाती है जिसमें मैटर को सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस-आइंस्टीन, प्लाज्मा में क्लासिफाई करते हैं। और एक मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन की जाती है जिसमें भैया प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में करते हैं। प्योर सब्सटेंस में आते हैं आपके साहब एलिमेंट साहब, कंपाउंड साहब, और इम्प्योर यानी मिक्सचर। भाई कोई इम्प्योर है, इम्प्योर मतलब मिलावट है, तो होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस। जी मास्टर साहब, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूं ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, पर आपको पूरे लेक्चर में काम आएंगी, आज के इस पूरे लेक्चर में और तुम्हारे पूरे जीवन में। यार तुम सोचो अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना नहीं आता है और तुम केमिस्ट्री सीख रहे हो तो कितनी दुख की बात है। इट इज वेरी सैड ब्रो। यस ब्रो, भाईचारा। तो भाईचारा जो है इसको अगर जागृत करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की अंडरस्टैंडिंग को समझना पड़ेगा, है ना। तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं, इसको सबसे पहले हम पढ़ेंगे। भाई क्या क्या पढ़ेंगे सर? जैसे मान लो अगर आपसे मैं पूछूं, मैं देखो मैं अभी क्या करने वाला हूं, मैं आपसे पूछने वाला हूं और आपको अपने मन में बताना है ना, अपने मन में बताना है। ऐसा समझना कि मास्टर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। ठीक है भाई, आइए देखते हैं मैं क्या पूछने वाला हूं मैं आपसे। अगर मैं आपसे कहूं कि सर मुझे आप बताइए कि कोई एलिमेंट अगर लिखा है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले आज मैं आपको सिखाऊंगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। हाँ, जैसे तुमको रिप्रेजेंट करना आता है बेटा, तुम अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, है ना, बहुत अच्छे तरीके से। मेरा एक दोस्त है ना, बहुत अच्छा परम मित्र है, आज बहुत बढ़िया जगह पे है वो। तो क्या हुआ, एक बार हम 3 दोस्त थे, तो हम लोग एक बर्थडे पार्टी में गए। तो जिस दोस्त का मेरे बर्थडे था वो हम सबको बुलाया था भाई, हम लोग गए। तो हमें उनके, जिस लड़के का बर्थडे था उसके माता पिता के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि वो कौन है। भाई हमने कभी देखा ही नहीं था उनको। लेकिन जो हमारे साथ में एक लड़का था वो उसको जानता था। अब जैसे ही वो उसके घर पे पहुंचा, तुरंत से क्या किया उसने, उसके मम्मी पापा का पैर छू लिया। हम लोग खड़े ऐसे देख रहे हैं, अब उसने पैर छू लिया भाई। अब उस लड़के की मम्मी उस लड़के से कहती हैं, कौन सी मम्मी, कौन से लड़के जिसका बर्थडे था उसकी मम्मी उससे कहती हैं कि जो तुम्हारा दोस्त है ना वो सिद्धांत, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसने उनका पैर छू लिया। अब कोई हमसे पूछे कि वो कैसा है, तो हम बताएं उसको कि वो कैसा इंसान है। बाहर मिले वो, फिर देखें उसकी हरकतें, फिर आइडेंटिफाई किया जाए कि वो कैसा है। तो ये सब होता है भाई। अपने आप को रिप्रेजेंट करना हर लोग जानते हैं, नमस्ते नमस्ते। यहाँ हर इंसान का डुअल नेचर है बेटा, कौन कैसा दिखा रहा है और कौन कैसा है, इसमें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान रखना है, कौन इंसान किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। ये अगर आप जान जाओ ना तो दुनिया के सबसे लकी इंसान आप ही हो। यहाँ पे हर इंसान का डुअल नेचर है, डुअल नेचर। दिखते कुछ और है और होते कुछ और है, और हम लोग बेवकूफ बन जाते हैं। यही होता है भाई, आजकल यही हो रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं। अगर मैं किसी भी एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो उसमें 2 चीजों को हम दिखाते हैं, एक उसका एटॉमिक नंबर जिसको जेड बोलते हैं, और एक उसका मास नंबर। एक बच्चा हमसे पूछा कि सर ये बताओ, किसी भी एलिमेंट को मैं एक्स मान लिया, अब ये कोई भी हो सकता है 118 में कोई भी एलिमेंट। हमसे पूछा वो बच्चा कि बताओ सर हमेशा एटॉमिक नंबर को और मास नंबर को एंटी में रखेंगे, उल्टा रखेंगे क्या, कि एटॉमिक नंबर इधर है मास नंबर इधर है? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। कोई भी एलिमेंट हो आप इस तरफ भी कर सकते हो, एटॉमिक नंबर मास नंबर, ऐसा जरूरी नहीं। पर ये देखने में बड़ा प्यारा लगता है, किताबों में ऐसा ही लिखा जाता है तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। तो मान लो कोई भी एलिमेंट है और उसे आपको रिप्रेजेंट करना है, तो भाई क्या करेंगे, उसके जेड को, जेड मतलब होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है बेटा बचुआ? एटॉमिक नंबर। तो उसके एटॉमिक नंबर को हम नीचे लिखते हैं। नीचे लिखने का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ये क्या होता है? सबस्क्रिप्ट होता है एटॉमिक नंबर, है ना। इसको नीचे लिखा जाता है। सबस्क्रिप्ट मतलब ऑलवेज रिटन बिलो, इसको हमेशा नीचे लिखेंगे। और ये जो ऊपर लिखा जाता है ना, इसको बोलते हैं मास नंबर। ए को क्या बोलते हैं भाई? ए को बोलते हैं मास नंबर। ठीक है जी। तो आपको याद रखना है, केमिस्ट्री की दुनिया में जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। अब ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं, ये तुम में से बहुत लोगों को पता होंगी, पर क्योंकि मैं मास्टर हूं, मैंने कहा था कि मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा तो बेसिक से पढ़ाऊंगा। और ए को बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं भाई? मास नंबर। जल्दी से डॉक्टर वॉक्टर बनो यार, हैं, मेहनत करके बनो। और ये सारी बेसिक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब सुनो हमारी बात को, ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया। मान लो मैं आपसे कहूं कि ऑक्सीजन एटम को, ऑक्सीजन के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करो, तो इसके एटॉमिक नंबर को नीचे लिखेंगे 8 और इसके मास नंबर को लिखेंगे 16।
अब एक सवाल उठता है, सर इसका मास नंबर 16 कैसे हो गया? तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा जब मैं आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स निकालना सिखाऊंगा। मैं कहूं नाइट्रोजन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करो, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसको नीचे लिखेंगे, इसके मास नंबर को 14 को ऊपर लिखेंगे। तो जो 8 है इसको बोलेंगे एटॉमिक नंबर, यहाँ पे 7 क्या है? एटॉमिक नंबर यानी जेड। 14 क्या है भैया? मास नंबर मास्टर साहब ए। समझ में आई बात? बात समझ में आ रही है ना भाई? समझो। अब नहीं समझोगे तो क्या करोगे? तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। अच्छी शिक्षा लेनी है तो अपने दिमाग को अलर्ट करके रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर घूमो इस दुनिया में, न जाने कितने लोग भटक रहे हैं इधर उधर। तो अच्छी एजुकेशन अगर आप पाना चाहते हो तो एफर्ट्स पुट ऑफ करने पड़ेंगे। बहुत एफर्ट पुट ऑफ करना पड़ता है भाई, हर क्षेत्र में मेहनत है, हर क्षेत्र में। तो एक काम करता हूं, इसको मैं मिटा ही देता हूं। अच्छा साहब, आपने रिप्रेजेंटेशन तो सिखा दिया, अब क्या सिखाने वाले हो? अब मैं आपको बहुत प्यारी चीज बताने वाला हूं। क्या प्यारा? क्या होता है सर? प्यारा बहुत कुछ होता है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं भाई, न्यूट्रॉन। यहाँ पे न्यूट्रॉन हो गया, ये कैसे पोसिट हो गया यार? यहाँ पे होगा न्यूट्रॉन। एक काम करता हूं, इसी कलर से यहाँ पे एन लिख, क्या हो गया? एन लिख दिया जाए ये मास्टर, एन न्यूट्रॉन हो गया भाई जी। तो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन को देखने जा रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। मान लो हमारे सामने कोई एलिमेंट है हीलियम। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं 2 मिनट इसकी बातों, मेरी बातों को ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे कहूं हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो आप मुझसे कहोगे इसका एटॉमिक नंबर है 2। देखो अभी कुछ देर ना मेरे साथ सीरियस रह जाओ, मैं चाहता हूं कि कुछ देर मेरे साथ सीरियस रह जाओ भाई, मजा आने वाला है आपको, आपके जीवन में बहुत आनंद आएगा। बस कुछ देर मेरी बातों को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। अगर ये हीलियम है तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है। अब यहां से मेरी एक बात को पकड़ना, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है उसे क्या बोलते हैं भाई? उसे बोलते हैं जेड। अभी मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर को क्या कहा जाता है बेटा? एटॉमिक नंबर को कहा जाता है जेड। और ये जो एटॉमिक नंबर होता है ना बेटा, ये केमिस्ट्री में बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को। किसको बताता है? कि किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन है वो उसका एटॉमिक नंबर बताएगा, किसी भी एलिमेंट में कितने प्रोटॉन है उसका एटॉमिक नंबर बताएगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में जो आइडिया देता है ना, वो कौन होता है? वो होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है भाई जी सर, ये बात हमको समझ में आ गई। ओके सर, फिर देखेंगे भाई, फिर हम आपको बताने वाले हैं किसी भी एटम में जो प्रोटॉन्स को बताता है वो उसका एटॉमिक नंबर। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमको पता है 8 होता है। तो मुझसे कोई कहे इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगा 8, क्योंकि मुझे पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है कि किसी भी एलिमेंट में कितने प्रोटॉन हैं। अब ध्यान से सुनो, आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन को कहते हैं 8 और 16। क्या आपने कभी 16 सोचा है कि इसकी एटॉमिक मास 16 कैसे हो गया? वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो जो एटॉमिक मास होता है ना, जब भी उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। अगर उसको हम जोड़ देना तो हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास पता लग जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, NO मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, NO ऑफ न्यूट्रॉन मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर इसको हम जोड़ देना तो हमको पता लग जाएगा कि कितना किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास है। जैसे जैसे ऑक्सीजन की बात किया जाए, है ना, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 कैसे हो गया? क्योंकि उसके अंदर 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। अभी कैसे जान पाओगे मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, ठीक है? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, और ये बात, यानी ये तो दोनों बातें जो हैं, पहली बात मैंने आपको क्या बताया कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो बताता है कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन है। जैसे मैं आज आपसे पूछूं कि भैया सोडियम में कितने प्रोटॉन है? 11, पर कितने न्यूट्रॉन है? 11 नहीं, गलत है, ये कंसेप्ट ही गलत है। अगर आप सोच रहे हो कि सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तो गलत है ये, है ना, जरूरी नहीं है। जितना उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन, पर ये कहना कि जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, तो ये गलत है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बराबर होते हैं। गधे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 11 प्रोटॉन भी है पर 11 न्यूट्रॉन नहीं है, तो ये गलत कंसेप्ट है। फिलहाल अभी आपको समझना है कि जितना किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन। और जब भी कभी एटॉमिक मास को, किसी भी एटम के मास को देखा जाता है कि उसका मास कितना है किसी भी एटम का, तो हम ये देखते हैं कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। अब ध्यान से सुनो,
बेटा एक सवाल उठता है सर कि एक एटम के स्ट्रक्चर को मैं देखूं, अगर एक एटम के स्ट्रक्चर को मैं देखूं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखूं, तो भैया एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब होते हैं भाई। इसके सेंटर में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, और इसके ऑर्बिट में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कुल मिलाकर एक एटम के मास को देखा जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन का भी मास लेना चाहिए, पर ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना भाई, इसका मास बहुत कम होता है। इट इज वेरी स्मॉल, इट्स मास इज वेरी स्मॉल, इट्स मास इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की कंपैरिजन में इसका मास बहुत छोटा है, इस वजह से इसको इग्नोर कर देते हैं, नेग्लिजिबल इसका मास है कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कितना होता है लगभग बता दूं मैं आपको, इसका जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, वो सब याद रखो। इसका जो मास होता है वो भैया 1/1837 टाइम्स छोटा होता है मास ऑफ प्रोटॉन के और मास ऑफ न्यूट्रॉन के। यानी जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना, इतना छोटा होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसी वजह से भैया हम इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर कर देते हैं, नेग्लिजिबल होता है। हमको जब कभी एटॉमिक मास कैलकुलेट करना होता है तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को देखते हैं। आइए मैं आपको समझाता हूं कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि मुझे आपको एक चीज बताया मैंने अभी आपको कि भैया एटॉमिक मास जो होता है उसमें हम हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब सुनो, एटॉमिक मास को केमिस्ट्री में ए से दिखाया जाता है, और तुम्हें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे जितना एटॉमिक नंबर, अभी आपने पढ़ा एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह पे मैं एटॉमिक नंबर लिख सकता हूँ, नहीं जेड, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। भाई जितना एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा जितना एटॉमिक नंबर है जितना जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी अगर हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता करना है तो हम क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा ए माइनस जेड। भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस जेड। यानी एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को अगर हम माइनस कर दें तो हमें किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता लग जाएगा। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं ऑक्सीजन, आपने देखा है कि इसको लिखते हैं 816। अब ये जो 16 इसका एटॉमिक मास है और इसमें प्रोटॉन कितने हैं 8, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है जेड कितना है 8, तो इसका मतलब इसके 8 प्रोटॉन है और इसका मास कितना है ए है 16। तो अगर मुझे इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता करने हैं एन मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो हम क्या कर देंगे एटॉमिक मास में से जेड को माइनस कर देंगे, 16 माइनस 8 कर देंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना पता लग जाएगा 8। तो यानी इसमें 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। अच्छा सर, ये तो बात हमको समझ में आ गई। तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बराबर हो गया, लेकिन बेटा जरूरी नहीं कि हमेशा बराबर हो। जैसे मान लो अगर सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, उसका मास नंबर 23 होता है। आप लर्न करके रखना, प्लीज लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। जो सोडियम होता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, क्या होता है 11, और इसका एटॉमिक मास 23 होता है। अगर मैं तुमसे कहूं कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, तो भैया पहले तो हमें पता है एटॉमिक मास बराबर जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता करना है तो ए माइनस जेड। अब भैया ए कितना है 23 माइनस 11 करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा 12। तो देखो इसमें प्रोटॉन तो कितने हैं 11 ही है, पर न्यूट्रॉन कितने हैं 12 है ना। न्यूट्रॉन कितने हैं 12 और प्रोटॉन कितने हैं भाई 11। अब अगर मुझे एटॉमिक मास निकालना है तो चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो कि एटॉमिक मास मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अभी हमने निकाला कि सोडियम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 12 और नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, तो 11-12 करोगे तो 23 नहीं आएगा। इसी वजह से एटॉमिक मास में सोडियम की 23 लिखा जाता है। अब सुनो, ये हमको ये बता रहा है सोडियम वाला केस कि जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमेशा बराबर हो, जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका एक एलिमेंट आइसोलेटेड है, अगर आपका आइसोलेटेड एलिमेंट है, आइसोलेटेड एलिमेंट समझते हो, जैसे तुम अपने जीवन में आइसोलेट हो जाते हो, जब आपको बहुत फेलियर मिलता है तो कहते हो अब मैं इंस्टाग्राम आज से नहीं चलाऊंगा, आज से इंस्टाग्राम बंद, आज से फेसबुक बंद, आज से मैं दोस्तों से ज्यादा मतलब नहीं रखूंगा, आज से मैं घूमने नहीं जाऊंगा। तो अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन है या आइसोलेटेड एलिमेंट है, मैं कहूंगा आइसोलेटेड एलिमेंट, आइसोलेटेड एलिमेंट। अगर मान लो कोई आइसोलेटेड एलिमेंट है, आइसोलेटेड एलिमेंट मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड एलिमेंट मतलब होता है उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, नो चार्ज, कोई चार्ज ही नहीं है उसके ऊपर,
ना प्लस ना माइनस, कुछ नहीं है, कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर, तो आइसोलेटेड है। अब भैया अगर वो आइसोलेटेड है ना, उस पर कोई प्लस माइनस नहीं है, तो अगर हम उसमें देखें जैसे सोडियम, तो सोडियम है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका मास नंबर होता है 23। तो देखो अगर आइसोलेटेड, इसके ऊपर क्या कोई प्लस माइनस है, क्या सोडियम प्लस सोडियम माइनस है, कुछ नहीं है, मतलब ये आइसोलेटेड है। तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो हमेशा बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं आपसे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के ऊपर कोई चार्ज है क्या? नहीं है सर। तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि इसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होंगे तब जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। ये कहना गलत है कि इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू दी नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। भाई सोडियम का केस देखो आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 11 ही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 11 ही है, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो 12 है, तो कहाँ इक्वल हुआ? तो जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आइसोलेटेड है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बराबर ही होंगे। ठीक है, एक बात आपको समझनी थी कि एटॉमिक मास में हम नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ही काउंट करते हैं। अभी भैया एक एटम के अंदर देखो, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ऑर्बिट में मूव करते हैं। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं इनको एक खूबसूरत नाम से बुलाते हैं, इनको कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में कौन आता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। जी मास्टर, आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को। यहां से आपकी जो चैप्टर होती है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट होता है भाई, इसको हम आज देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास को, जिसको हम राम बोलते हैं। राम मतलब इट इज नथिंग बट इट इज अ रिलेटिव एटॉमिक मास। इट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। ये क्या होता है भाई? राम कुछ नहीं है, राम हमको ये बताता है कि किसी भी एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स। इट इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि मुझे आप ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास बताओ, तो हम देखेंगे कितने इसमें न्यूक्लियॉन्स हैं। न्यूक्लियॉन्स मतलब हम देखेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं। तो भाई ऑक्सीजन का एटम है, न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो भाई ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के अंदर 8, इसका 8 और 16 होता है ना। तो प्रोटॉन तो इसमें 8 है, और न्यूट्रॉन निकालेंगे तो A माइनस जेड करेंगे तो ये भी कितना आएगा? 8, यानी ये हो जाएगा 16। इसमें 16 न्यूक्लियॉन्स है, तो इसी वजह से ऑक्सीजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा? वो 16 होगा। कितना होगा भाई? ये 16 होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि हीलियम, हीलियम का रिलेटिव एटॉमिक मास बताओ, तो हीलियम में कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे? न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो एक हीलियम में हो जाएंगे 2 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? 4 माइनस 2 यानी 2। तो इसका हीलियम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कोई यूनिट नहीं होगी इसकी। पर इस पूरी जो कहानी है ना, मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या बातें आपको याद रखनी है। रिलेटिव एटॉमिक मास कुछ नहीं होता, ये हमको बताता है कि किसी भी एटम में कितने कितने न्यूक्लियॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं। अब ये आया कैसे कहानी, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और नीट के पर्सपेक्टिव से लिए, नीट और जेई के लिए ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आता कैसे। जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है भाई, रिलेटिव एक वर्ड होता है। रिलेटिव मतलब होता है किसी से कंपेयर करना, है ना। जैसे आपके मार्क्स को आपके रिलेटिव लोग बहुत कंपेयर करते हैं कि उनका बच्चा देखो इतना लेकर के आया। वैसे ही जब एटॉमिक मास को मेजर करते हैं, अगर आप पहले के टाइम पे जाओ तो पहले के टाइम पे क्या होता था? किसी भी चीज को मेजर करना होता था। जैसे मेरा फोन है, अब मेरे पास किलो वाट नहीं है। मान लिया मैंने बोल दिया कि मेरा फोन आधा किलो है, तो मैं किसी भी चीज को आधा किलो तब मानूंगा ना जब मेरे इस फोन के बराबर में आएगा वो, है ना, तभी तो आधा किलो मानूंगा। तो पहले के टाइम पे हमारे पास किसी मास को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई डिवाइस नहीं थी। आज के टाइम पे तो चलो मास स्पेक्ट्रोमीटर वगैरह आ गया है जिससे हम मास के मेजरमेंट कर पा रहे हैं, पर पहले के टाइम में ये सारी चीजें नहीं थी। तो पहले के टाइम पे हमें बड़ी दिक्कत होती थी, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो हमने क्या किया, हमने एक स्टैंडर्ड को चुना। उस स्टैंडर्ड का नाम है मास, उस स्टैंडर्ड का नाम है कार्बन 12। क्या नाम है? कार्बन 12। कार्बन 12 मतलब होता है कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। इसमें से हमने जिससे हम एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं वो है कार्बन 12। इसको हमने स्टैंडर्ड माना, मतलब इसी के रिस्पेक्ट में हम एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके ये रिलेटिव हो गया ना, इसी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब ये रिलेटिव एटॉमिक मास है भाई, है ना। हम इसी के हिसाब से देखेंगे कि कौन कितना भारी है, कौन कितना हल्का है।
किसी एटम का मास कितना है। तो उसके लिए जो हमने स्टैंडर्ड चुना वो कार्बन 12 एटम चुना। अब सुनो, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। मान लो किसी भी एलिमेंट का हमको रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके एक एटम का मास रखेंगे। जैसे मान लो मुझे ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, तो ऊपर में ऑक्सीजन के एक एटम का मास रखूंगा और डिवाइड कर दूंगा उसको 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ये आपको बात याद रखनी है कि जिस भी एटम का आपको रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, खैर अब तो मेंटोज आपको पता है, सीधा रिलेटिव एटॉमिक मास आप बता दोगे कि कितने न्यूक्लियॉन्स है, पर ये आया कैसे वो भी समझना जरूरी है ना। देखो ये आया कैसे, कैसे हमको पता चला कि राम इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, उसके डेरिवेशन जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो भाई, जिस राम मतलब होता है किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास को अगर मैं डिवाइड कर दूं 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम से, तो हमें रिलेटिव एटॉमिक मास पता लग जाएगा। अब ये जो ऊपर वाली बात लिखी है मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, किसी भी एक एटम की मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें कितना, देखो मास ऑफ 1 एटम, मैं पूरे एटम का मास नहीं पूछ रहा हूं, पूरे एटम का मास तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से बता दोगे, मैं किसी एक एटम का मास पूछ रहा हूं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, तो ये कैसे बताओगे। अगर देखो मैं आपसे कहूं ऑक्सीजन का पूरा मास बता दो, कहते हो 16 ग्राम है ना, पर मैं उसके एक एटम का मास पूछ रहा हूं, ऑक्सीजन एलिमेंट के अंदर जो एक एटम है ना, मैं उसका मास पूछ रहा हूं, तो वो कैसे बताएंगे। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट होता है भाई टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। जब आप ये करोगे ना, तब आपको उस एलिमेंट के जो एक एटम का मास है ना वो पता लग पाएगा। और रिलेटिव एटॉमिक मास में हमको मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट लिखना है, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट जो होता है इसको आप रिमेंबर कर लो भाई, अपने फोकस को शिफ्ट करो, यहां पे लेकर के आओ। मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। सेम वे में मास ऑफ 1 कार्बन 12 कैसे लिखेंगे, 1/12 इंटू, इसके अंदर कितने न्यूक्लियन है 12, तो इसको लिख सकते हैं 1/12 इंटू 12 मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। अब एक बात बताओ, मैं क्या कहना चाहता हूं फिर से समझो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट कैसे लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 को लिख सकता हूं 1/12 इंटू 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। अब सुनो कहानी भाई, अब सुनो कहानी क्या हुआ। देखो ये सब झमेला आपको करना ही नहीं, आपको तो सिर्फ ये बात याद रखनी है, रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन। अभी तक हमने पढ़ा कि रिलेटिव एटॉमिक मास को ऐसे लिख सकता हूं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, ऐसे ही 1/12। और कार्बन 12 में कितने न्यूक्लियन होते हैं 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। अब भाई 12 से 12 कट जाएगा, तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा वो कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। दैट्स इट, दैट्स इट, कुछ झमेला ही नहीं करना है भाई, कुछ झमेला ही नहीं करना है। मैंने आपको यहाँ पे सिंपल सी चीज बताई है, मैं इसको एक बार फिर से बताता हूँ, प्लीज इसको सुनो, एक बार सुनो, डेरिवेशन है थोड़ा ध्यान से सुनो। वैसे तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द राम ऑफ ऑक्सीजन, बोलोगे 16, दैट्स इट, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स काउंट कर लेंगे। पर ये आया कैसे, देखो रिलेटिव एक वर्ड होता है, तो इसमें हमने कार्बन 12 का स्टैंडर्ड बनाया। ये होता है कि किसी भी एक एटम के एलिमेंट को मास अगर मैं डिवाइड कर दूं 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम से, तो हमको रिलेटिव एटॉमिक मास पता लग जाएगा। किसी भी एक एटम के एलिमेंट का जो मास होता है उसको मैं कह सकता हूं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन्स। ऐसे ही 1/12। अब इसमें 12 कैसे आ गया, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन 12 के अंदर 12 न्यूक्लियॉन्स है, तो 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। अब इधर चलो भाई 1 न्यूक्लियॉन तो कट जाएगा, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, 12 से 12 कट जाएगा, तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा वो कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का नाम बताओ, तो नाइट्रोजन में 14 नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो 14 आएगा, तो 14 इसका क्या हो जाएगा, इसका राम हो जाएगा। राम ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसकी क्या कोई यूनिट है, कोई यूनिट नहीं है। लेकिन भाई अब एक चीज हमको और समझनी है जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू। इसको क्या कहा जाता है, एएमयू। एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये जो नीचे वाली चीज आपने पढ़ी है ना, ये 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, इसी को हम बोल देते हैं एएमयू। तो एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आपको समझना। एएमयू का मतलब होता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, दैट्स इट। यही होता है आपका 1 एएमयू, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, दैट्स इट, दैट्स इट। इस इतना ही मतलब होता है 1 एएमयू का, है ना। यानी कि ये जो 1 एएमयू है इसका साफ साफ मतलब होता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, 1 कार्बन 12 एटम। अब आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1/12 इंटू
मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन जो कि 12 है इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन, मास ऑफ वन न्यूक्लियन। अब एक बात बताओ आप, ये 12 से 12 तो कट जाएगा, तो एमयू कितना हो जाएगा, वन एमयू कितना हो जाएगा, वन एमयू बराबर हो जाएगा मास ऑफ वन न्यूक्लियन के, इसके मास ऑफ वन न्यूक्लियन के। और जो एक न्यूक्लियन का मास होता है भाई वो होता है, जो एक न्यूक्लियन का मास होता है वो होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, या मैं इसको कह सकता हूं 1.66 इंटू 10⁻27 kg। अगर आप एक न्यूक्लियन का मास ग्राम में देखते हो तो 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम होगा, और अगर आप केजी में देखोगे तो 10⁻27 kg होगा। यानी जो 1 एमयू होता है उसका साफ साफ मतलब होता है कि भैया 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, या मैं इसको कह सकता हूँ 1.66 इंटू 10⁻27 kg। दैट्स इट। तो ये 1 एमयू भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको लर्न होनी चाहिए। बहुत देर से आपको सीरियस पढ़ाई करवा रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब अगर आप जान गए तो आगे जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें आप भैया एकदम मचा दोगे, हल्ला कर दोगे, शोर कर दोगे, तबाही मचा दोगे। तबाही मचाने में तो तुम आगे ही हो, है ना, तो ऐसे ही तुम तबाही मचा दोगे भाई। अब देखो भाई, एटॉमिक मास हमने पढ़ लिया। अब देखो भाई, अब हम बात करते हैं एक टर्म की जिसे बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? अभी तक आपके मन में बड़ा कंफ्यूजन रहा होगा एटॉमिक मास के बारे में, पर ये चीज समझने के बाद एटॉमिक मास से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं एटॉमिक मास क्या होता है, तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो बताता है कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास कितना है। हाँ, बैंड बजी। हाँ, किसी भी एलिमेंट के अगर एटॉमिक मास को मैं पूछूंगा ना, तो वो ये बताएगा कि उस एलिमेंट के एक एटम का मास क्या है। तो जो एटॉमिक मास होता है वो हमको बताता है मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास कितना है वो हमको बताएगा एटॉमिक मास। अब देखो भैया, अभी हमने पढ़ा था कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाई 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। यही तो हमने पढ़ा था, रिलेटिव एटॉमिक मास का हमने ये पढ़ा था ना। कैसे निकालते हैं हम, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट जिसका मास कैलकुलेट करना है उसको डिवाइड कर देंगे 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम से। ये जो नीचे लिखा हुआ है 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, इसी को तो हम 1 एमयू बोलते हैं भाई। 1 एमयू का मतलब क्या होता है, 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। देखो 1 एमयू का मतलब क्या है, 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ 1 एमयू। अब अगर हमको मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 1 एमयू को अगर मैं राम से मल्टीप्लाई कर दूं RAM से, तो हमको मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट मिल जाएगा। और मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट क्या होता है, एटॉमिक मास। तो अगर हमको एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है किसी भी एलिमेंट का, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे सर, हम उसमें तुरंत से क्या कर देंगे, हम रिलेटिव एटॉमिक मास जो होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे AMU से, 1 AMU से, और हमको उस एलिमेंट का एटॉमिक मास पता लग जाएगा। बस दैट्स इट। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हमारे पास हीलियम है, अब तुम मुझे बताओ हीलियम का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब इसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4, तो इसके अंदर 4 न्यूक्लियॉन्स होंगे। कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे, 4, तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास 4 हो जाएगा। पर इसका एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। और अभी आपने देखा एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू क्या कर देंगे बेटा, 1 AMU कर देंगे। भाई देखो हम इसका एटॉमिक मास कैसे बताएंगे, एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट। मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 AMU। तो यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 AMU करेंगे तो हमें एटॉमिक मास पता लग जाएगा। इसका राम तो 4 होगा, पर इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 4 इंटू 1 AMU, है ना। अब जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम में 40 न्यूक्लियॉन्स है, तो 40 इसका रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया, लेकिन इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 14 इंटू 1 AMU। ऐसे ही बेटा सोडियम, सोडियम के अंदर अगर आपसे पूछो इसके मास कितने होंगे, तो इसका मास होता है 23। तो 23 जो होंगे वो न्यूक्लियॉन्स हैं, तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। लेकिन अगर मैं 23 इंटू 1 AMU कर दूं ना, तो ये इसका एटॉमिक मास है। तो आप कहोगे सर हमने तो एटॉमिक मास ग्राम में पढ़ा है, तो वो अलग चीज है, उसे बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। मैं भी उसके ऊपर आता हूँ। बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है एटॉमिक मास में, पूछता है कुछ और बताते हैं कुछ और। एटॉमिक मास कभी पूछेगा आपको तो आप AMU में बताओगे। अब मान लो मुझसे कोई कहता है कि मुझे एटॉमिक मास चाहिए ग्राम में, तो मैं क्या कर लूंगा,
4 इंटू 1 AMU। मान लो मैं तुमसे कहूं कि मुझे तुम बताओ हीलियम का एटॉमिक मास इन ग्राम, हीलियम एटॉमिक मास इन ग्राम, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मास इन ग्राम मैं क्या करूंगा, मैं हीलियम का जो एटॉमिक मास है 2, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इंटू 1 AMU से। 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, तो हमें ग्राम में इसका एटॉमिक मास पता लग जाएगा। ठीक है भाई, हाँ सर ये पता लग जाएगा। अब हम आते हैं अपने खूबसूरत से टॉपिक पर जिसे बोलते हैं मोल। मोल क्या होता है? मोल वो तिल नहीं जो चेहरे पे होता है, उस तिल को बोलते हैं मोल। ये मोल्स है। क्या है? मोल्स। देखो भाई मोल्स का मतलब क्या होता है, पहले तो मतलब को समझो कि मोल्स की पूरी कहानी क्या है। अब ठीक है, देखो मोल्स मतलब होता है Na। सिंपल सी बात कि अगर तुमसे कोई कहे मोल्स मतलब क्या होता है तो आप कहना मोल्स मतलब होता है Na। सोडियम नहीं बे, सोडियम में N और A, N कैपिटल होता है A स्मॉल होता है, इसमें N और A दोनों कैपिटल होता है। मोल्स मतलब होता है Na। अब ये Na क्या है इसको समझो। इस Na को बोलते हैं अवागेद्रो नंबर। कौन सा नंबर? अवागेद्रो नंबर। अवागेद्रो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस नंबर के बारे में बताया था। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये बताओ एक दर्जन में कितने केले होते हैं, एक दर्जन में कितने केले होते हैं, तो आप मुझसे कहोगे 12 केले होते हैं। एक पेयर में कितने नंबर होते हैं? एक पेयर मतलब 2 होता है। एक डोजन मतलब कितना होता है? 12 होता है। वैसे ही बेटा एक मोल मतलब होता है एक Na, यानी ये भी एक नंबर है। ये क्या है? नंबर है। तो अगर मैं आपसे कहूं एक मोल मतलब क्या है, एक मोल मतलब होता है Na नंबर। Na मतलब एक मोल का सीधा सीधा मतलब। अगर आपसे कोई कहे एक मोल क्या है, मोल मतलब आप बोल देना Na नंबर ऑफ एंटिटीज। आप Na नंबर में क्या हो सकते हैं? एंटिटीज में कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, मतलब मोल मतलब Na नंबर। अब ये जो Na होती है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। बस, यानी एक मोल का साफ साफ मतलब क्या होता है? एक मोल का साफ साफ मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब अगर मैं आपसे कहूं एक मोल एलिमेंट, तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एलिमेंट। अगर मैं आपसे कहूं एक मोल आयन, तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस। कुछ भी। अगर मैं आपसे कहूं एक मोल पार्टिकल्स, तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। यानी एक मोल का मतलब होता है Na नंबर। Na मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, और ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है इसी को हम अवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। अब ध्यान से सुनो, अब एक टर्म हमको और पढ़ना है जिसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। गाम, इसको क्या बोलते हैं? गाम। गाम मतलब ग्राम एटॉमिक मास। ये क्या होता है भाई, इसको देखते हैं। ये हमको बताता है कि इट इज द एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल एटम। अभी तक हम देखते थे कि एक एलिमेंट के एक एटम का मास क्या है, अब हम देखेंगे कि एक मोल एलिमेंट का मास क्या है। जो एक मोल एटम का, सॉरी, किसी भी एक मोल एटम का मास कितना होगा वो हमको बताएगा ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? इट इज द मास ऑफ 1 मोल एटम। एक मोल एटम का मास कितना होता है उसे बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है भाई। अच्छा देखो, एक मोल का मतलब क्या होता है? Na एटम। तो मैं कह सकता हूं एटॉमिक मास ऑफ Na एटम। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। यानी ग्राम एटॉमिक मास जो होता है हमको बताता है कि भैया एक मोल एटम का मास कितना है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अगर मुझे ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास बताना है तो सबसे पहले देखेंगे कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास क्या है, एक एटम का मास कितना है। तो जो एक एटम का मास है वो हमको बताएगा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास होता है राम इंटू एम्यू, 1 AMU। तो ऑक्सीजन का राम कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 16 न्यूक्लियॉन्स है तो इसका राम 16। 1 AMU मतलब 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, लेकिन मैं आपसे एटॉमिक मास नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछा हूं मास ऑफ 1 मोल एटम। तो जो एटॉमिक मास होता है ये हमको बताता है मास ऑफ 1 एटम, यही तो बताता है। एटॉमिक मास हमको क्या बताता है? मास ऑफ 1 एटम। तो अगर हमको मास ऑफ 1 मोल एटम चाहिए तो मैं क्या करूंगा? एक एटम के मास को 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि एक मोल मतलब क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। भाई एक एटम का मास होता है 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24। तो मास ऑफ 1 मोल एटम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका मास ऑफ 1 एटम, ये हो जाएगा आपका मास ऑफ 1 एटम इंटू, इंटू क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। दैट्स इट। अब सुनो, मास ऑफ 1 एटम तो हमको पता है,
ये कितना होता है भाई, अभी हमने निकाला। ऑक्सीजन का हमें पता करना है, तो मास ऑफ वन एटम कितना हो जाएगा 16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻23। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6.022 इंटू 10⁻23 से। अब हमको इसका एक मोल एटम का मास पता लग जाएगा। ये बेटा 1.6 इंटू 10⁻23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 करेंगे ना, यहाँ पे 23 नहीं होगा, एक चीज गलती हो गई मुझसे। ए मास्टर इसको फिर से बता। ओ मास्टर देखो, मुझे पता है ये जो एटॉमिक मास होता है ये हमको मास ऑफ वन एटम के बारे में बताया। अब हमको चाहिए मास ऑफ वन मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो मास ऑफ वन मोल एटम कैसे पता लगेगा? हम एक एटम का जो मास है यानी 16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻24, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो हमको मास ऑफ वन मोल एटम पता लग जाएगा। अब ये जो मास ऑफ ये 1.6 इंटू 10⁻24 है ना, और 6.022 इंटू 10⁻23 है, इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 1 के बराबर आएगा। तो यानी जो मास ऑफ वन मोल एटम होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 16 ग्राम। 16 ग्राम क्यों? क्योंकि 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 करोगे ना, इतना सॉल्व करोगे तो 1 के बराबर आएगा। तो 16 इंटू 1 ग्राम 16 ग्राम। तो सुनो, ग्राम एटॉमिक मास ग्राम में होता है, तो जो आप हम बताते हो ना कि ऑक्सीजन का मास 16 है, वो हमको बताते हो आप ग्राम एटॉमिक मास। क्या बताते हो? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, अब ऐसे ही हमको समझना है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर मास। देखो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, से एटम का अपना फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता है, हाइड्रोजन अकेले नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा हमेशा H2 के फॉर्म में। अकेला हाइड्रोजन नहीं होता इस यूनिवर्स में, H2 के फॉर्म में होगा। ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। जो मॉलिक्यूल होते हैं भाई ना, उनका अपना फ्री एग्जिस्टेंस होता है। ये ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। मॉलिक्यूल एक ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जिनका अपना फ्री एग्जिस्टेंस होता है, ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखो एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि एटम सबसे छोटी चीज है। पर अगर मैं मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करूं, भाई ऑक्सीजन है O2, O2 के मैं तोड़ूं तो हमें 2 ऑक्सीजन के एटम्स मिल जाएंगे ना। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं एटम्स में। अभी किस तरीके से कर सकते हैं? केमिकली भी कर सकते हैं और फिजिकली भी करते हैं। यानी एटम्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते, मतलब मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं? एग्जिस्ट कर सकते हैं, फ्रीली एग्जिस्टेंस इसका होता है। मॉलिक्यूल्स को मैं डिवाइड कर सकता हूँ फर्दर एटम्स में बाय फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। अच्छा, एक टर्म होता है जिसे बोलते हैं एटॉमिसिटी। किसी भी मॉलिक्यूल में, जैसे H2SO4 है एक, या मैं आपसे कहता हूँ ये O2 है, O2 ऑक्सीजन O2, इसमें ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है? तो कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो उसकी एटॉमिसिटी। इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम है तो इसकी एटॉमिसिटी 2 हो जाएगी। कभी आपको मिल जाए H2SO4, इसमें आपसे पूछूं ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है, तो यहाँ पे 4 एटम ऑक्सीजन के, तो 4। हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2। एटॉमिसिटी बताता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जिनकी फ्रीली एग्जिस्टेंस होती है उसे मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मॉलिक्यूल जो हो सकते हैं उनको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं एटम्स में बाय फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। अब देखो भैया, जैसे आपने एटॉमिक मास पढ़ा है वैसे मॉलिक्यूलर मास होता है। एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। और मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। भाई मास ऑफ वन एटम क्या होता है? ये एटॉमिक मास होता है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अगर एटॉमिक मास होता है मास ऑफ वन एटम, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एटॉमिक मास क्या होगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता था? 1 AMU है ना, 1 AMU इसका एटॉमिक, सॉरी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता था? इसका रिलेटिव एटॉमिक मास जो कितना होता है? 1 इंटू AMU, तो 1 AMU हम लोग बताते थे। अगर मैं तुमसे पूछता हीलियम का एटॉमिक मास कितना होगा, तो 2 रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू AMU। ये इसका क्या है? मास ऑफ वन एटम, यानी एटॉमिक मास है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा इसका, भाई देखो कितने मॉलिक्यूल हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2 AMU। क्या हो जाएगा? 2 AMU। ठीक है भाई। हाँ, अब मैं आपसे पूछूं O3, तो O3 का एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है भाई बताओ? एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 3 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? 48, तो हो जाएगा 48 AMU। नाइट्रोजन का एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14, तो 2 मॉलिक्यूल का 28, तो 28 AMU जो है ये मॉलिक्यूलर मास है। लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूलर मास, जैसे ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा है आपने, वैसे एक चीज होती है जिसे बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये हमको बताता है मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। जैसे ग्राम एटॉमिक मास बताता है मास ऑफ 1 मोल एटम, वैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताता है मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताओ,
ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो हम कुछ नहीं करेंगे। ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले इसके मॉलिक्यूलर मास को निकालेंगे, यानी मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कौन बताता है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल बताते हैं आपके मॉलिक्यूलर मास। वो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एक मॉलिक्यूल का मास, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो दो का हो जाएगा 32। 32 इंटू एमयू कर देंगे तो 32 एमयू इसका मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है। तो मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? ये जो एक मॉलिक्यूल का मास है, ये जो एक मॉलिक्यूल का मास है, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो 32 इंटू वन इंटू एमयू को क्या लिख सकता हूँ 1.66 इंटू 10⁻24, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो इसकी जो लगभग वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो इसका जो मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल आएगा ना, मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल, वो कितना आ जाएगा भाई? वो इतना आ जाएगा 32 ग्राम। कितना आ जाएगा? 32 ग्राम। यानी इसका जो मास ऑफ वन मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जीएमएम। ये कितना हो जाएगा? 32 ग्राम्स। ठीक है भाई, तो ये थी पूरी एटॉमिक मास की कहानी। अब हम मोल्स के ऊपर अगली क्लास में मोल्स को देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल्स की पूरी पैरामीटर्स को पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस लेक्चर में बने रहे, आपने पूरी कंसिस्टेंसी से पढ़ाई की। आपका बहुत बहुत थैंक यू यार। आप लोग बहुत एफर्ट्स पुट अप कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। आप लोग अपने लाइफ में जरूर आगे बढ़ोगे। गिव अप मत करो भाई, गिव अप मत करो। अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ऐसे ही चलते रहो, मेहनत करते रहो। मेहनत करना कभी मत छोड़ना। देखो, तुम्हारी लाइफ में जो चीज तुम्हारे हमेशा साथ रहेगी वो है तुम्हारी मेहनत। तुम्हारी मेहनत एक ऐसी चीज है जो लाइफ में तुम्हारा हमेशा साथ देगी। ये दुनिया तुम्हारा साथ दे ना दे, लोग तुम्हारा साथ दे ना दे, जो आज तुम एफर्ट्स पुट अप कर रहे हो, जो स्किल्स डेवलप कर रहे हो, वो आपके हमेशा साथ रहेगा। अपने जीवन में हमेशा अपने ऊपर काम करना, अपने ऊपर भरोसा रखना। एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, देर से सही पर मिलेगी जरूर। इस बात को आप हमेशा याद रखना। समय बदलता है, और जब समय बदलता है ना, जब आपके पास वो समय आता है ना, तो जो मिलता है ना, छप्पड़ फाड़ के मिलता है। अपने ऊपर एक फेथ रखना। दुनिया तुम्हें कुछ भी कहे, तुम्हें कुछ माने न माने, कुछ भी करे, पर अपने ऊपर अगर आपको भरोसा है, अपने ऊपर अगर आपको कॉन्फिडेंस है, अपने लाइफ में आप हमेशा अच्छा करोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को अटेंड करने के लिए। आप सभी को थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।